नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना इंस्टीट्यूट बाय मिश्रा सर पे। बीच में हमारी क्लासेस कुछ नहीं हो पाई थी, लेकिन पुनः हम आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएं। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए, तो हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड 2025 को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स का 2 लेसन समाप्त कर चुके थे। तीसरे लेसन का पार्ट 1 हो गया था। आज हम लोग देखेंगे तीसरे पार्ट का पार्ट 2। शायद हमने पार्ट 1 में बैंकों की आय देख लिया था कि बैंकों की आय कैसे होती है। उसी क्रम में आज हमें आगे देखना है, तो चलिए देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को सारी चीज़ें कंठस्थ हो गई होंगी, है ना। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चल, हमको देखना था साग। क्या देखना था? साग, है ना। हमें क्या देखना था? साग देखना था। चलिए, तो साग के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर आखिर में साग होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो साग क्या होता है, शायद आप लोग को ध्यान भी होगा कि साग एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि देता है या वस्तु देता है या सेवाएं प्रदान करता है ना। और ये सब किसी न किस रूप में होता है, किसी न किसी आश्वासन के आधार पर देता है। अब उसको क्षमा करें दोस्तों, उसको आश्वासन क्या होना चाहिए कि वो क्या आश्वासन देखता है कि भविष्य में उसका भुगतान कर दिया जाएगा। भविष्य में क्या होगा? उसका भुगतान कर दिया जाएगा। चलिए, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। कह रहा है साग संपत्ति के रूप में। साग किसके रूप में? संपत्ति के रूप में। तो चलिए देख लेते हैं साग संपत्ति के रूप में कैसे है। तो इसको एक कहानी से समझ लेते हैं। ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छे रूप में समझा दी जाएगी और अच्छे से अच्छे रूप में आप समझ भी लेंगे। त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम एक सलीम है जो क्या करता है? जूता निर्माण करता है। तो 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिला। मतलब जब त्यौहार चल रहे थे तो उसको 1 महीने के अंदर क्या मिला? बहुत सारे जूते का ऑर्डर आ गए। अब वो क्या करता है? ऑर्डर पूरा करने के लिए कुछ मजदूर उसे चाहिए, है ना। जैसे अभी मान लीजिए आप कोई कार्य कार्य कर रहे हो, कोई उत्पादन का कार्य कर रहे हैं और आपको अचानक बहुत सारी डिमांड आ जाए और आपके वस्तुओं की बहुत सारी डिमांड आ जाए, है ना। लोग आपकी वस्तुओं का मांग ज़्यादा करने लगे तो आप क्या करेंगे? कुछ और मजदूर लगाएंगे जिससे हमारा काम आसानी से और तेज़ी रूप से हो सके। अब आप क्या करेंगे? वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए? मजदूरों के साथ साथ हमें और क्या चाहिए? कच्चा माल भी चाहिए। क्या चाहिए? कच्चा माल, अर्थात वो वस्तु किससे बनी हुई है वो भी तो हमें चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा बनाने का प्रावधान कर रहे हैं, आप कपड़ा बना रहे हैं, अचानक मांग आ जाए तो आपको क्या चाहिए? कपास ज़्यादा चाहिए, है ना। उसके लिए मजदूर भी चाहिए। फिर आगे कहता है, अब आपूर्तिकर्ता था जो सलीम था वो कहाँ पहुँचता है? चमड़ा उपलब्ध कराने वाले के पास। कहता है कि भैया आप हमें क्या दीजिए? चमड़ा दे दीजिए, लेकिन जो भुगतान होगा हम इसको आपको बाद में देंगे। मतलब आप चमड़ा हमें दे दीजिए और भुगतान इसका हम बाद में करेंगे। फिर वो व्यापारी से भी कुछ उधार ले लेता है। मतलब जिन व्यापारियों को सामान अपना देता था बेचने के लिए, वो क्या करता है? उनसे भी कुछ उधार ले लेता है। अब ये सारी घटनाएं चल ही रही होती हैं, है ना। फिर क्या होता है? उसके सारे सामान महीने के अंत तक बिक जाते हैं। महीने के अंत तक उसके क्या होते हैं? सभी सामान बिक जाते हैं। उसे अच्छा लाभ होता है और उसने जो भी उधार लिया होता है वो सब चुकता कर देता है। मतलब उसका जो क्या है, अपना उधार लिया हुआ था उसने सबको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब वही कह रहा है कि संपत्ति के रूप में क्या था? भुगतान था, अर्थात संपत्ति के रूप में साख था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कर्ज जाल की
स्थिति कब उत्पन्न होती है। जैसे आपने अपने आसपास देखा हो, कुछ लोगों के पास हमेशा कर्जा बना रहता है, मतलब वो लोग अपना कर्जा दे ही नहीं पाते, है ना। ऐसा क्यों होता है? जैसे भी मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति कर्जा ले लेता है तो हमेशा कर्जे में बना रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो कह रहा है जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, और जब वो असमर्थ होता है तो क्या करता है, अपना पिछला कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा ले लेता है। मतलब वो कहता है कि हम किसी एक से ले लेते हैं, उसको दे देंगे पुराने वाले को, नए वाला हमारा साथ रहेगा। तो क्या करता है, अपने पुराने कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा और ले लेता है, जिससे उसकी कर्जदार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर हमारा आता है उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति भी बेचनी पड़ती है। जब भैया उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, उसने कर्जा ले लिया और लोग कर्जा मांग रहे हैं अपना अपना, तो क्या करता है, अपनी जो संपत्ति है उसे बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। और जब बेच देता है तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, आप स्वयं सोचिए। आपके पास जितनी भी संपत्ति है तो वो आपको बेचना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, आपकी जो स्थिति होगी वो बद से बदतर हो जाएगी, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, है ना। तो यही सारी घटनाएं इसमें भी हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखता है कि ऋण की शर्तें क्या होती हैं। मतलब जब लोग ऋण लेते हैं या ऋण देते हैं, अर्थात जब कर्जा लिया जाता है और कर्जा दिया जाता है तो कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है। जैसे हम कहें ब्याज दर, सबसे अहम टॉपिक, है ना। अगर आप कर्जा लेते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं भैया इस पर ब्याज कितना लगेगा। मतलब अगर हम 100 रुपया लेते हैं तो हमें देना कितना पड़ेगा, 110 देना पड़ेगा कि 101 देना पड़ेगा। और आप गांव में देखें तो बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है। जैसे आप बैंक से लेते हो तो वर्ष में लेता है, लेकिन गांव वाले क्या करते हैं, जो साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, वो आपसे कर्जा अर्थात ब्याज जो होता है वो मासिक लेते हैं। क्या लेते हैं? मासिक लेते हैं। फिर समर्थक ऋण आधार क्या होना चाहिए? समर्थक ऋण आधार होना चाहिए। मतलब आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, चाहे सोना के रूप में हो, चाहे चांदी के रूप में हो, चाहे जेवर हो, चाहे भूमि हो, मतलब कुछ ना कुछ ऋण आधार होना चाहिए, मतलब कर्जा लेने का आधार। और उस सब की आपके पास आवश्यक कागजात होने चाहिए। आप कर्जा लेते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? कागजात। तथा आप भुगतान कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एक साथ करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके देंगे कि किस्त वाइज देंगे, यही सारी क्या कहलाती हैं? ऋण की शर्तें कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। कह रहा है ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के लिए अलग अलग हो सकती, बिल्कुल सही है ना। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति जब कर्जा लेता है, कोई धनवान कर्जा लेता है तो उसके लिए कुछ दूसरा नियम होता है, वहीं किसानों के लिए कुछ दूसरा नियम होता है। जैसे अभी किसान लेने जाए कर्जा खेती के लिए तो उसके ऊपर ब्याज कम पड़ेगा, लेकिन अगर वहीं कोई व्यापारी लेने चला जाए, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, ब्याज अलग हो जाएगा, उसकी और भी चीज़ें अलग अलग कर दी जाएंगी। मतलब ये सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, अलग अलग कर दी जाती हैं। फिर है समर्थक ऋण आधार क्या होता है। जैसे भी आपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि सर समर्थक ऋण आधार, तो इसमें यही बताया गया है कि उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋण आधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियां की मांग करता है जिन्हें बेचकर, ध्यान रखेंगे, ऐसी संपत्ति जिन्हें बेचकर वह अपनी दी गई राशि को वसूल सके, उसी को कहते हैं ऋण आधार। क्या कहते हैं? ऋण आधार। जैसे मान लीजिए उसने आपको 100 रुपया कर्जा दिया, तो वो क्या करेगा, इस 100 रुपये के लिए आपसे कुछ ऐसी संपत्ति मांगेगा जिसका मूल्य मार्केट में कितना हो, 100 हो, कि जब वो चाहे जब इसको बेचकर अपना सामान अर्थात अपना धन निकाल सके। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया है, जैसे वो ऋण आधार क्या हो सकता है, आपकी कृषि भूमि हो सकती है, अब कृषि भूमि भी हो सकती है ना। क्या हो सकता है, कृषि भूमि हो सकता है, या आपके मकान भी हो सकते हैं, जेवर भी हो सकता है, अर्थात गहना हो सकता है, साथ ही साथ पशुधन भी हो सकता है। मतलब आपके पास गाय हो, कोई पशु हो, वो भी बना सकते हैं आप। बैंक में आपने कुछ जमा किया हो उसको भी माना क्या कर सकते हैं, ऋण आधार बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऋण आधार की हैं। किसकी हैं? ऋण आधार की हैं। फिर आता है विविध प्रकार की साख व्यवस्था।
भारत में विविध प्रकार की साख व्यवस्था। अब देखते हैं भारत में विविध प्रकार की साख व्यवस्था कैसी है। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होती है। मतलब गांव में किसान ही तो रहते हैं, तो किसान क्या करते हैं, कर्जा कब लेते हैं, या तो उनके लिए मुख्य रूप से वो किसके लिए लेते हैं, जब आप उनको उत्पादन ज़्यादा करना होता है। वैसे किसान अब क्या करने लगे, उनके घर में कोई शादी ठन जाए, है ना, मतलब उनके घर में क्या हो जाए, शादियों का सीजन आ जाए, उनको शादी करनी हो बेटी का बेटे का, या उनको कोई नया कार्य शुरू करना हो, घर बनवाना हो, तो ये सारे कार्य के लोग क्या लेने लगे हैं, कर्जा लेने लगे हैं। अब जिसमें अब फसल उत्पादन में क्या क्या लगता है, बीज लगता है, बीज के लिए ले सकते हैं, उर्वरक अर्थात रासायनिक खाद ले सकते हैं, कीटनाशक के लिए, खेतों में पानी के लिए, बिजली बिल जमा करने के लिए, या उनसे संबंधित कुछ उपकरणों की मरम्मत के लिए लेते हैं, क्योंकि इन पर ज़्यादा काफ़ी खर्च हो जाता है, काफ़ी मात्रा में धन खर्च होता है। इससे अगर कहा जाए कि एक गांव में, अब देखेंगे, एक गांव में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख या ऋण व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल सही है भैया। अब जिसको किस प्रकार की आवश्यकता है क्या पता, है ना, मतलब उसको जितनी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार से उसे कर्जा भी दिया जाएगा, है ना, क्या किया जाएगा, कर्जा भी दिया जाएगा। चलिए, जैसे साहूकार लोग भी कर्जा देते हैं। साहूकार कौन होता है, गांव का सबसे धनी व्यक्ति। चलिए, थोड़ा जुकाम है बच्चों, कोऑपरेट कीजिए। कह रहा साहूकार से ऋण का, किससे, साहूकार। साहूकार क्या होता है, गांव का सबसे पढ़ा लिखा, या पढ़ा लिखा ना कहें तब भी वो क्या धनवान व्यक्ति है। छोटे किसान जो होते हैं साहूकारों से ब्याज की उच्च दर, ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा उच्च दर होता है। यदि आप गांव में कभी कर्जा लिए हो कोई, है ना, या जिनके घर वाले लिए हों, या आपके आसपास का कोई व्यक्ति गांव से कर्जा लिया हो, तो आप देखते हैं वो लोग ब्याज खूब लगा देते हैं, है ना, मतलब जितना पैसा नहीं होता लगभग उतना ही वो क्या बना देते हैं, ब्याज भी बना देते हैं। उच्च ब्याज दर के कारण वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं, और ब्याज का दर क्या होता है, उच्च होता है, और वो कर्ज जाल में फंसते चले जाते हैं। फिर आता है व्यापारियों से कर्ज। किससे, व्यापारियों से कर्ज। कह रहा है किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि व्यापारियों से ऋण मिलता है। जब हम व्यापारियों से लेते हैं तो हमें कम ब्याज पर मिल जाता है, क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, उनकी किसानों से फसल बेचने का वादा कर लेते हैं कि आप हमें फसल हमें ही देंगे, है ना, किसानों से क्या करवा लेते हैं, वादा करवा लेते हैं कि आप अपनी फसल हमें ही बेचेंगे। इस तरीके से व्यापारी ये सुनिश्चित कर लेता है कि धन लाभ कमाने के अतिरिक्त अदा भी किया जाएगा, है ना। वह कम कीमत पर किसानों से फसल खरीद लेता है। व्यापारी क्या करता है, कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदता है, और जब कीमतें उच्च हो जाती हैं तो उसे क्या करता है, बेच देता है। इस प्रकार व्यापारी को भी लाभ हो जाता है और किसानों को भी लाभ हो जाता है। तो ये दोनों घटनाएं साथ साथ चलती हैं। चलिए, फिर आता है बैंक से ऋण। किससे ऋण, बैंक से ऋण। यदि हम बैंक से ऋण लेने जाएं तो क्या क्या सुविधाएं हमें मिलती हैं। मध्यम और बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। जो मध्यम और बड़े किसान होते हैं वो बहुत कम ब्याज से क्या करते हैं, बैंकों से कर्जा ले लेते हैं, क्योंकि बैंक उन्हें दे भी देता है, उनके पास ज़मीनें होती हैं, वो अपना ऋण आधार बना लेते हैं। बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं भी देता है। उन्होंने कर्जा लिया तो और भी सारी सुविधाएं बैंक उन्हें क्या करता है, देने लगता है। चलिए, जैसे कह रहा है कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक के द्वारा कर्ज नहीं दिया जाता। अब बैंक सभी को कर्जा देता है लगभग, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें वो कर्जा नहीं देता। इसका मुख्य कारण क्या है कि सबसे पहले तो गांव में नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि गांव में बैंक की अनुपस्थिति है, मतलब गांव में अभी भी पर्याप्त रूप से बैंक नहीं पहुंच पाए हैं। इस सरकार ने बहुत प्रयास किया हुआ है, स्वयं सहायता समूह चलाया हुआ है ना, छोटे छोटे क्या है बैंक चला दिए जो केवल किसानों के लिए बनाए गए हैं, उन्हें लोन देते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत से गाँव हैं जो इन सबसे दूर हैं। फिर कहता है कि समर्थक ऋण आधार न होना, और कुछ लोगों के पास तो कोई ऋण आधार ही नहीं है। अब भैया जिसके पास भूमि ही नहीं है, भूमिहीन किसान है ना, जो दूसरों की खेती पर कार्य करते हैं, दूसरों की कृषि में लगे होते हैं, भूमि पर लगे होते हैं, उनके पास कोई भूमि तो होती नहीं है,
तो उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता। साथ ही साथ जब ऋण आधार ही नहीं है तो उनके पास कागजात भी कहाँ से होगा। और जब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, जब उनके पास ऋण आधार भी नहीं है, कागजात भी नहीं है, तो वो ऋण की जितनी भी शर्तें हैं पूरी नहीं कर पाते और बैंक उन्हें ऋण नहीं देता, है ना। तो हमें चाहिए कि बैंक क्या करे, अब ऋण आधार को कुछ और चीज़ माने, है ना। अभी तक बैंक क्या कर रहा है, ज़मीन को मान रहा है, भूमि को मान रहा है, जेवर को मान रहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे क्या है, हर व्यक्ति बैंकों से लोन ले सके ताकि वो कर्ज जाल में कभी ना फंसे। फिर आता है साख के स्रोत, मतलब कर्जा कहाँ से कैसे लिया जा सकता है। तो कह रहा है वर्ष 2012 में 1000 लोगों पर क्या किया गया, चर्चा की गई, पर चर्चा की गई, 1000 लोगों पर परीक्षण किया गया कि ये लोग कहाँ कहाँ से कर्जा लेते हैं। ध्यान रखेंगे 1000 ग्रामीण परिवार हैं, शहरी परिवार की बात नहीं कर रहा है, किस परिवार की, ग्रामीण परिवार की, है ना। तो उसमें बताया गया, उसमें क्या किया गया, उसमें ये बताया गया व्यवसायिक बैंक से 25% लोग, जो सरकार ने व्यवसायिक बैंक बनाया उससे 25% लोग, सहकारी समितियों से भी 25% लोग, अन्य औपचारिक स्रोत 5%, अन्य औपचारिक से 5%। अब रिश्तेदार व मित्र से, इससे रिश्तेदार व मित्र से 8%, सरकारी माध्यम से 1%, जमींदारों से 1%। लेकिन अगर वहीं साहूकारों से बात की जाए, किससे बात की जाए, साहूकारों से, तो 33% होता है। लगभग अभी भी हमारे गांव में 33% लोग क्या हैं, साहूकारों से कर्जा लेते हैं। और ये कर्जा उच्च ब्याज दर पर होती है, उच्च ब्याज दर पर होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अनौपचारिक स्रोत अपना लेते हैं कर्जा लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी, किससे, कर्जा कैसे मिलता है। अब ध्यान रखेंगे सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह कह रहा है, स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान हो, मतलब उनका समान सामाजिक स्तर हो, आर्थिक पृष्ठभूमि वाले हो, मतलब गरीब हैं तो गरीब ही जुड़े रहेंगे। वो एकत्रित होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसा जमा करते हैं। मतलब ये कुछ लोग क्या करते हैं, एक फंड बनाते हैं जिसमें लगभग 15-20 व्यक्ति रहते हैं और वो क्या करते हैं, अपने अपने आय में से थोड़ा बचत करता, आय जब आती है तो खर्च करने के बाद थोड़ा बहुत बचत कर करके वो क्या करते हैं, वहाँ इकट्ठा करते हैं। और जब सभी को आवश्यकता होती है या किसी एक को आवश्यकता होती है तो उस पैसे को दे दिया जाता है। हाँ, अब जो लेता है उसको भी ब्याज देना पड़ता है, अब वही, लेकिन वो क्या होता है, ब्याज बहुत कम होता है। चलिए, है ना। तो देखते हैं, कह रहा है स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी, मतलब आसपास के ही लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक उत्तर प्रदेश का तो एक बिहार का होगा, है ना, ये मान लीजिए एक प्रयागराज का तो एक लखीमपुर खीरी का होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। मतलब एक दूसरे के पड़ोसी ही होंगे और लगभग 15 से 20 लोग ही होंगे इसमें। और ये सदस्य क्या होंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज, मतलब छोटा मोटा कर्ज, जैसे जितनी उनकी आमदनी है उस समूह की, जैसे मान लीजिए समूह की क्या है, आय 1 लाख की है, तो छोटा मोटा कर्ज 1 लाख तक का कर्ज वो क्या करते हैं, अपने समूह से ही ले लेते हैं, अपने समूह से क्या करते हैं, ले लेते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज भी लेता है, समूह क्या करता है, इन कर्जों पर ब्याज भी लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। जहां साहूकार 10-10%, 20-20% एक माह में लेता है, वहीं ये ब्याज 1-2%, 3% पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। कह रहा है 1 या 2 वर्षों के बाद यदि ये समूह नियमित रूप से बचत में है, मतलब ये कभी घाटे में नहीं गया, मतलब जिस सदस्य ने कर्जा लिया उस सदस्य ने कर्जा दे दिया, तो ये क्या करता है, बैंक से कर्ज लेने के लिए भी योग्य हो जाता है। मतलब किससे, बैंक से भी ऋण ले सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार। मतलब जब सरकार ने स्वयं सहायता समूह बनाया, जब सरकार ने स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG, क्या SHG बनाया, तो इसके पीछे कुछ उसका उद्देश्य था। कौन कौन सा उद्देश्य था, कह रहा है गरीबों को संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
मतलब गरीब जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से संगठन बनाकर क्या करें, कार्य करें। और साथ ही साथ जब उन्हें धन मिलेगा तो ये लोग स्वरोजगार भी करेंगे। क्या करेंगे? स्वरोजगार भी करेंगे, है ना। तो ये सारे क्या थे, सरकार की मंशा थी। और क्या था कि जब गरीब क्या करेंगे, आपस में ही कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे, तो शोषण से बचाया जा सकता है। मतलब वो जमींदारों के शोषण से बच जाएंगे, साहूकारों के शोषण से बच जाएंगे। तो ये सारी घटनाओं से बच जाएंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या था सरकार का, कि किसानों को ऋण जाल से बचाया जाए। इससे ऋण जाल से बचाया जाए, जैसे उनके लगातार अगर हम देखें तो यही सारी घटनाएं अंग्रेजों के समय भारत में हो रही थी। जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों को कर्ज जाल में फंसाए रखते थे, है ना। तो यही सरकार चाहती थी कि वो क्या हो, कर्ज जाल में ना फंसे। साथ ही साथ स्वावलंबन व रोजगार प्राप्त हो, मतलब वो स्वयं क्या करें, ऐसा कार्य करें और कुछ लोगों को रोजगार भी दे पाए। चलिए अब लास्ट टॉपिक से हमारा स्वयं सहायता समूह के कार्य क्या क्या है। तो ध्यान रखेंगे, स्वयं सहायता समूह के कार्य क्या है। बिना समर्थक ऋणाभार के ऋण देना, सॉरी ऋणाभार नहीं होना चाहिए था, हाँ होना चाहिए था ऋणा आधार, है ना। मतलब बिना समर्थक, है ना, ऋण आधार के क्या दिया जाए, ऋण दिया जाए। सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, मान लीजिए उसमें 15 सदस्य हैं या 20 सदस्य हैं, तो इनकी क्या की जाए, धन को इकट्ठा किया जाए, पूंजी को इकट्ठा किया जाए, है ना। अब ध्यान रखेंगे, आपके आसपास यदि कोई एसएचजी चल रहा होता, स्वयं सहायता समूह चल रही हो, तो उसमें आप देखेंगे अधिकतर महिलाएं जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं, महिलाएं जुड़ी होती हैं, है ना। किराए ग्रामीण विधर्नों विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना चाहिए, मतलब महिलाओं को क्या करना चाहिए, इस ग्रुप में जोड़ना चाहिए। कम ब्याज दर पर ऋण देना होगा, क्या देना होगा, कम ब्याज पर ऋण देना होगा। और क्या करना है, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का मंच बना देना, मतलब समाज में इस समय वर्तमान में कौन कौन सी मुद्दे चल रहे हैं, इस पर लोग आपस में बैठकर चर्चा भी कर सकें, उसी के अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ा सकें। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। हम आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, ना कहीं लिखने की आवश्यकता होगी, ना कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता होगी। आपने यदि एक बार इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लिया, मन लगा के पढ़ लिया, तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना सॉल्व कर पाएँ। बस ध्यान रखें कि आपको अपने अंदर का हौसला जगाए रखना है ना। यदि बात की जाए तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, आपको अच्छे से पता है कि मनुष्य जो चाहे वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकता है। बस मनुष्य के अंदर क्या होनी चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर क्या होनी चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर ये क्षमताएं नहीं है तो मनुष्य क्या होगा, कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है वर्तमान समय में कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि एक एक पद के लिए लाखों बच्चे तैयार होते हैं। तो आपको उन लाखों में से एक होना है, उन लाखों में से एक होना है जो उस पद पर बैठना चाहते हैं, है ना। ये तभी संभव है जब आप मन से लगन से मेहनत करें। यदि आप अपने मन और लगन को लगाकर मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप जो चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर कहीं पर भी थोड़ी सी भी कमी रह गई तो ध्यान रखिए वो कमी आपको बाद में ज़्यादा घातक चोट देगी। इसीलिए आप लोग अभी से प्रयास में जुटे रहें। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि सर हमें आगे चल के किस लक्ष्य पर कार्य करना है ना। उस लक्ष्य के अनुसार उस लक्ष्य के अनुरूप अपने आप को ढाल लीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें, ये आपके ही हाथ में है। बिना आपकी मदद के, बिना आपके हेल्प के हम लोग कुछ नहीं है ना। और हम लोग तो केवल आपको एक मार्गदर्शन देते हैं, बाकी चीज़ें करना आपको है ना। तो चलिए अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शामिल कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।